घूमता आना में आपका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है डॉक्टर एम अंसारी साहब। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम बैठे हुए हैं और यहाँ के आप बहुत पहले से मेंबर हैं। यहाँ देश भर के ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, आर्टिस्ट, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत लोग आते हैं। और आप अक्सर टेलीविज़न पे या प्रिंट मीडिया पे हम उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, और विशेषकर आज घूमता आईना यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि देश का जो प्रेजेंट डेवलप्ड पिक्चर है, विकास है, उससे मुतालिक और विद रेफरेंस टू जो हमारी एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इश्यूज जिसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, तो उसकी तस्वीर या उस पर एक कमेंट आपका चाहते हैं, प्लीज़ दीजिएगा डॉक्टर एम अंसारी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दाविद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो जो आपने डेवलपमेंट के हवाले से, विकास के हवाले से जो आपने बात की, मैं कहना चाहूँगा कि पिछले हम देख रहे हैं कि 10 सालों से जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तकरीबन स्लो डाउन पे है। और रिसेंटली ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से तो और हमारी सिचुएशन ख़राब हुई है। इसका मतलब ये कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो ख़राब हुई है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। और जहाँ तक आपने सवाल एजुकेशन का किया है, तो हम समझते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में पैरामीटर्स तो तकरीबन सभी पैरामीटर्स इम्प्रूव हुए हैं। इसका मतलब ये कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में पार्टिसिपेशन रेट पहले से बहुत बढ़ा है। 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और वो बच्चे हैं जो गरीब परिवारों के आते हैं। और उसकी एक और भी वजह है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चों को रिटेन कर सके। आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल में टॉयलेट्स या प्ले ग्राउंड्स और फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स नहीं हैं बहुत सारे स्कूल में, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अब जब हम हायर एजुकेशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 40,000 से ज़्यादा तो कॉलेजेस हो गई हैं, 1000 के करीब जो है यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। लेकिन उनमें जो पढ़ाई है उसमें जो क्वालिटी और रेलेवेंस का जहाँ तक सवाल है, हम ये देखते हैं कि आज भी जनरल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की तरफ तवज्जो कम है, या उसमें ट्रेनिंग कम दी जाती है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और जॉब्स में जो मिसमैच है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज की जो इकॉनमी है वो नॉलेज ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जबकि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस फील्ड में अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उसकी भी वजह यह है, हालांकि अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए हैं और कोशिश की है इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स में अधिकतर जो लोग हैं वो अनस्किल्ड, अनट्रेंड है। और जब हम देखते हैं कि चाइना, कोरिया या और यूरोपियन कंट्रीज में, तो हमारे यहाँ स्किल्ड और ट्रेंड जो मैन पावर है वो लगभग 10% है, जबकि औरों के यहाँ 60 से 80% है। उससे हमारी रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है और एम्प्लॉयबिलिटी पे भी इसका असर पड़ता है। तो अब हम जब बात करते हैं कि आखिर हमारे यहाँ ये ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेसनेस क्यों बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो शायद इस तरह की मैन पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जिसकी जो आज के दौर में इम्प्लॉयड हो सके। और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो ये तय करती है कि किस तरह से देश के जो रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज हो। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है लैंड, लेबर और कैपिटल। तो अगर आप देखें कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, तो जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो किसानों का जो एक एजिटेशन है वो इसी बात पे है कि वो जो कुछ काम करते हैं, वो जो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बाकायदा प्रॉपर प्राइस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश नहीं है। दूसरी ये तो इस तरह से हमारी लैंड यूज़ जो है बहुत अच्छी नहीं है।
और जब हम लेबर की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे बताया कि हमारा एक बड़ा लेबर फोर्स जो है वो अनट्रेंड है, और जिसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा के तहत जो है हमें कंपल्सरी वेजेस और उनको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ती है। और जब हम दूसरे रिसोर्सेज की बात करते हैं यानी मशीन और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकॉनमी में जो हमें एक प्रॉपर जो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए वो शायद हम बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। मैं इस बात को ज़रा एलोबरेट करूँ कि बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे यहाँ या देश में और भी जो कुछ कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके बांग्लादेश की मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो उनके यहाँ 3 मॉडल्स जो है वो साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो ट्रेडिशनल लेबर फोर्स है ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा है और इस तरह से उनको जॉब मिल रही है, और वहाँ पे ज़ाहिर है कि कास्ट ज़्यादा आता है। दूसरी जो कोशिश होती है मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ कास्ट तो रिड्यूस हो जाती है लेकिन मैकेनाइजेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। तीसरा जो मॉडल है वो है आपका यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और उसमें लेकिन ये मैन डिस्प्लेसिंग सेक्टर है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो अब एक्टिविटीज़ आने लगी हैं, ख़ास करके बैंक्स में, एयरलाइंस में या और मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से लेबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि हमारी जो एजुकेशन और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें कुछ ना कुछ मिसमैच है, और जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बहुत इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैन पावर जो हमारे यहाँ एबंडेंस में है वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो आज के दौर में वो काम कर सके। अब अगर आप देखें पिछले 2 सालों में हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी तहस नहस हुआ है। उसकी वजह ये है कि स्कूल कॉलेजेस बंद रही और हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया। अब ऑनलाइन एजुकेशन या जिसको हम ब्लेंडेड एजुकेशन कहते हैं कि पार्टली ऑनलाइन और पार्टली जो है फेस टू फेस एजुकेशन, तो अब आप देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कि गांव-गांव तक कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन होने चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों के पास ख़ास करके गांव के एरिया में नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। दूसरी ये कि जो फर्स्ट जनरेशन या इलिटरेट पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ख़ास करके एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन में। तो इससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गई, लेकिन उससे टेक्नोलॉजिकल डिवाइड जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और बहुत बढ़ गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इकॉनमी भी हमारी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो हमारा यूथ जो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल डिग्री उसके पास नहीं है, वो जाहिर है कि इस बढ़ती हुई जो इकॉनमी है जहाँ पे हायर वेजेस मिलते हैं उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस तो आ गए, IITs हैं, IIMs हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो ज़्यादातर MNCs में, और ये बच्चे बाहर चले जाते हैं, यानी देश को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यहाँ जो मैन पावर, जो एजुकेटेड यूथ, जो ग्रेजुएट्स आते हैं वो लोकली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो वोकेशनली ट्रेंड नहीं है। और उसकी वजह ये भी है कि आप जैसा कि जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक 40 to 45% जो है जो टीचर्स वैकेंसीज हैं वो अनफिल्ड हैं। और आज की डेट में खास करके कोरोना पैंडेमिक में हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो क्रंच है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो एम्प्लॉयड टीचर्स वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाएंगी। इससे नुकसान ये होगा कि जिन बच्चों को फ़ायदा जो है किसी सीनियर प्रोफेसर से मिलना चाहिए टीचिंग का, वो जाहिर है कि वो क्लासेस जो हैं वो जूनियर टीचर्स लेते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो नया यूथ है जिसको
हाई क्वालिटी एजुकेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि उनको पढ़ाने के लिए वो कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं हैं जो होने चाहिए। और उसकी वजह जो है दोनों बातें हैं, या तो कह लीजिए कि स्टेट की लैक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी टू अपॉइंट टीचर्स, या आप कह लीजिए कि हमारे पास रिसोर्स क्रंच है जिसकी वजह से वो फैकल्टी पोजीशन जो है भरी नहीं जा सकती। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मैन पावर जो है हमारे यहाँ बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है, और ख़ास करके एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। तो जैसा आपने एजुकेशन के बारे में कहा, तो हम ये देख रहे हैं कि पैरामीटर्स तो इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन जो कहते हैं कि पॉपुलेशन डिविडेंड जो हमें रीप करना चाहिए, यानी कि एक बढ़ती हुई एजुकेटेड पॉपुलेशन का जो हमें फ़ायदा होना चाहिए प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मिल नहीं पा रहा है। जिसकी वजह से आप देखें कि इंडियन मार्केट जो हैं वो दे आर ऑल फ्लडेड विथ फॉरेन गुड्स। अब हमारे यहाँ फुटवेयर से लेकर के ये क्लॉथिंग तक और बहुत सारे और जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ में जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो तमाम वी हैव टू इम्पोर्ट आइदर फ्रॉम चाइना और फ्रॉम सम अदर कंट्रीज़। तो ये लबोलियाब ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी मिसमैच की वजह से शायद हम बहुत सारे सेक्टर्स में ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे खुद के अपने ग्रेजुएट जो हैं वो देश छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ हैं वो टोटली अनसेटिस्फाइड है। गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी प्रॉमिसेस तो की कि उनको जॉब्स मिलेंगी और उनकी एजुकेशन जो है वो बेहतर होगी, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको मालूम है कि आज जो हम देख रहे हैं कि एक चारों तरफ जो है वो एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन है, यानी कि यूथ एस्पायरेशंस जो हैं वो आज भी रियलाइज़ नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, बस थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर एम अंसारी साहब, जो आज के वक्त हमारे साथ घूमता आना के इस यूट्यूब चैनल पे अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब।